नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भौतिक भूगोल को परिभाषित करते हुए उसके विषय क्षेत्र का विवेचन कीजिए। यानी कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भौतिक भूगोल क्या होता है, भौतिक भूगोल को परिभाषित कीजिए। यानी कि यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले भौतिक भूगोल की परिभाषा लिखना है और भौतिक भूगोल की परिभाषा लिखते हुए क्या करना है, उसके विषय क्षेत्र की विवेचना करना है। यानी कि सबसे पहले आपको भौतिक भूगोल की परिभाषा लिखना है और भौतिक भूगोल की परिभाषा लिखते हुए क्या करना है, भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन कीजिए। यानी कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो बिग बैंग सिद्धांत है, यहाँ पर दोस्तों आपको बिग बैंग सिद्धांत क्या करना है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समस्थिति या भू संतुलन का अर्थ बताइए। यानी कि दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि समस्थिति क्या होता है या भू संतुलन क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरे क्वेश्चन के अंदर समस्थिति या भू संतुलन का अर्थ बताना है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको समस्थिति या भू संतुलन के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्वालामुखी के प्रकार बताइए। यानी कि चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको ज्वालामुखी के प्रकार बताना है। यानी कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको ज्वालामुखी के प्रकारों के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मुर्दार पर्वतों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि मुर्दार पर्वत क्या होता है, मुर्दार पर्वत की विशेषता क्या होती है। यहाँ पर दोस्तों आपको मुर्दार पर्वत की जो भी विशेषता होती है, यहाँ पर दोस्तों आपको मुर्दार पर्वत की विशेषताओं का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अपक्षय या विखंडन किसे कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों छठा क्वेश्चन कह रहा है कि अपक्षय क्या होता है, विखंडन क्या होता है, अपक्षय विखंडन किसे कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि अपक्षय विखंडन किसे कहते हैं, अपक्षय विखंडन क्या होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अपवर्तन चक्र से क्या अभिप्राय है। यहाँ पर दोस्तों सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि अपवर्तन चक्र क्या होता है, अपवर्तन चक्र से क्या अभिप्राय है। यहाँ पर दोस्तों आपको सातवें क्वेश्चन के अंदर अपवर्तन चक्र के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, डेल्टा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी कि आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि डेल्टा कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको डेल्टा के प्रकारों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भी आकार की घाटी गार्ज एवं कैनियन में क्या अंतर है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। यानी कि नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी आकार की घाटी गार्ज होती है और जो कैनियन होता है, भी आकार की घाटी गार्ज एवं कैनियन में क्या अंतर होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको उदाहरण से बताना है कि भी आकार की घाटी गार्ज एवं कैनियन में क्या अंतर होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पवन के अपवर्तन कार्य से निर्मित स्थलाकृतियों की विवेचना कीजिए। यानी कि 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि पवन के अपवर्तन कार्य से निर्मित जो स्थलाकृति होती है, यहाँ पर दोस्तों आपको पवन के अपवर्तन कार्य से निर्मित स्थलाकृति क्या करना है, स्थलाकृति की विवेचना करना है। यानी कि पवन के अपवर्तन कार्य से निर्मित स्थलाकृति के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वायुमंडल के संगठन का उल्लेख कीजिए, उसमें कौन सी गैसें रहती है। यहाँ पर दोस्तों 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो वायुमंडल होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको वायुमंडल के संगठन के बारे में बताना है कि वायुमंडल का संगठन क्या होता है। और यहाँ पर दोस्तों आपको ये भी बताना है कि जो वायुमंडल का संगठन होता है, वायुमंडल के संगठन में कौन सी गैसें रहती है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वातावरों के प्रमुख लक्षण बताइए। यानी कि जो वाताग्र होते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि वाताग्रों के प्रमुख लक्षण क्या है। यानी कि यहाँ पर दोस्तों आपको 12वें क्वेश्चन के अंदर वाताग्रों के प्रमुख लक्षण के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महासागरीय लवणता पर एक निबंध लिखिए। यानी कि 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि महासागरीय लवणता क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको महासागरीय लवणता पर क्या करना है, महासागरीय लवणता पर एक निबंध लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महासागरीय धाराएं क्या है। यहाँ पर 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि महासागरीय धाराएं क्या है। यहाँ पर दोस्तों आपको 14वें क्वेश्चन के अंदर महासागरीय धाराओं के बारे में लिखना है। यानी कि महासागरीय धाराएं क्या होती है, यहाँ पे आपको 14वें क्वेश्चन के अंदर महासागरीय धाराओं के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, परवाल भित्तियों की उत्पत्ति एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी कि 15वां क्वेश्चन कह रहा है
है कि जो परवाल भित्ति होता है, परवाल भित्ति की उत्पत्ति कैसे होती है और परवाल भित्ति कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको परवाल भित्ति की उत्पत्ति के बारे में बताना है और परवाल भित्ति के प्रकारों को वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जीवमंडल के विकास व विस्तार का वर्णन कीजिए। यानी कि 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि जीवमंडल होता है, जीवमंडल के विकास कैसे होता है और जीवमंडल के विस्तार कैसे होता है। यहाँ पर दोस्तों 16वें क्वेश्चन के अंदर आपको जीवमंडल के विकास के बारे में बताना है और उसके विस्तार का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्षा के विभिन्न प्रभावों की व्याख्या कीजिए। यानी कि 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो वर्षा होता है, वर्षा के जो विभिन्न प्रभाव होते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको वर्षा के विभिन्न प्रभाव की क्या करना है, वर्षा के विभिन्न प्रभाव की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, स्थानीय पवनों पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्थानीय पवनें होती है, यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको 18वें क्वेश्चन के अंदर स्थानीय पवनों पर टिप्पणी लिखना है। यानी कि यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि स्थानीय पवनें क्या होती है। यहाँ पर दोस्तों आपको स्थानीय पवनों के बारे में बताना है। तो दोस्तों ये टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, परवाल किसे कहते हैं, संसार में इसकी उत्पत्ति एवं वितरण की भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। यानी कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि परवाल क्या होता है, परवाल किसे कहते हैं। उसके बाद आगे कह रहा है कि संसार में इसकी उत्पत्ति एवं वितरण की भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। यानी कि संसार में इसकी उत्पत्ति कैसे, वितरण क्या है। यहाँ पर दोस्तों आपको परवाल की उत्पत्ति और परवाल के वितरण की भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है। यानी कि इसकी जो भौगोलिक परिस्थिति है, यहाँ पर दोस्तों आपको परवाल के उत्पत्ति और वितरण में क्या करना है, परवाल की उत्पत्ति और वितरण की भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अटलांटिक महासागर की धाराओं का वर्णन कीजिए। यानी कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अटलांटिक महासागर की जो धाराएं होती है, यहाँ पर दोस्तों आपको अटलांटिक महासागर की धाराओं का वर्णन करना है। यानी कि जो अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको अटलांटिक महासागर की धाराओं के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पर एक लेख लिखिए। यहाँ पर दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरे क्वेश्चन के अंदर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को क्या करना है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के ऊपर आपको लेख लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, वाताग्र उत्पत्ति से क्या आशय है, वाताग्र उत्पत्ति के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए तथा वाताग्रों को उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। यानी कि दोस्तों चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि वाताग्र क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि वाताग्र उत्पत्ति क्या होता है, यानी कि वाताग्र की उत्पत्ति कैसे होता है। उसके बाद दोस्तों आगे कह रहा है कि वाताग्र उत्पत्ति के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। यानी जो वाताग्र होता है, वाताग्र की उत्पत्ति कैसे होता है, वाताग्र की उत्पत्ति के लिए जो आवश्यक भौगोलिक दशा है, यहाँ पर दोस्तों आपको आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन करना है। उसके बाद आगे कह रहा है कि वाताग्रों को उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। यानी जो वाताग्र है, वाताग्र की क्या विशेषता होती है, यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको वाताग्रों को विशेषताओं के आधार पर क्या करना है, विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सूर्य तपन के वितरण पर वायुमंडल के प्रभाव को बताइए। यानी कि पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य तपन होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको पांचवें क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको सूर्य तपन के वितरण पर जो वायुमंडल के प्रभाव है, यहाँ पर दोस्तों आपको सूर्य तपन के वितरण पर वायुमंडल के प्रभाव को बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, दृश्य भूमि संरचना प्रक्रिया और अवस्था का संयुक्त फल है, डेविस की व्यवस्था के अनुसार समझाइए। यानी कि छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो दृश्य भूमि है, संरचना प्रक्रिया और अवस्था का संयुक्त फल है, जो डेविस की व्यवस्था है, इसको क्या करना है, डेविस की व्यवस्था के अनुसार इसको समझाना है। यानी जो दृश्य भूमि है, संरचना है, प्रक्रिया, अवस्था है, ये जो कि संयुक्त फल है, इसको क्या करना है, इसको डेविस की व्यवस्था के अनुसार समझाना है। यानी जो डेविस की व्यवस्था है, इसको छठे क्वेश्चन क्या करना है, दृश्य भूमि संरचना प्रक्रिया और अवस्था क्या करना है, इसको दोस्तों आपको डेविस की व्यवस्था के अनुसार समझाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, आंतरिक ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली भू आकृतियों का वर्णन कीजिए। यानी कि सातवां क्वेश्चन कर रहा है कि जो आंतरिक ज्वालामुखी क्रिया होती है, आंतरिक ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली जो भू आकृति है, यहाँ पर दोस्तों आपको आंतरिक ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली भू आकृतियों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, महासागरों तथा महाद्वीपों की रचना कैसे हुई, चतुष्फलक सिद्धांत की विवेचना कीजिए। एक दोस्तों आठवां क्वेश्चन कर रहा है कि जो महासागर हैं और जो महाद्वीप हैं, यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है कि महासागर और महाद्वीपों की रचना कैसे हुई। यहाँ पर दोस्तों आपको महासागर तथा महाद्वीपों की रचना के बारे में बताना है कि महासागरों तथा महाद्वीपों की रचना कैसे हुई। उसके दोस्तों आगे कह रहा है कि चतुष्फलक सिद्धांत की विवेचना कीजिए। यानी कि चतुष्फलक सिद्धांत क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको चतुष्फलक सिद्धांत के बारे में बताना है। और यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले ये बताना है कि जो महासागर होता है और जो महाद्वीप होता है, महासागर तथा महाद्वीपों की रचना कैसे होती है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भौतिक भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। यानी कि 10वां क्वेश्चन कर रहा है कि जो भौतिक भूगोल है, यहाँ पर दोस्तों आपको 10वें क्वेश्चन के अंदर भौतिक भूगोल की प्रकृति के बारे में बताना है
और उसके विशेष क्षेत्र की विवेचना करना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दे दूंगा। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं इसकी करता हूँ, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।